हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो कक्षा 8 में हमने लेसन नंबर 2 जो चल रहा था, लाख की चूड़ियाँ हमारी, उसमें अपन वहाँ तक आ गए थे जहाँ वो गिर गई थी मामा की लड़की, ठीक है ना। और उसमें कांच की जो चूड़ी पहन रखी थी वो टूटकर उसके हाथ में लग गई थी, ठीक है ना। यहाँ तक आ गए थे ना। आइए उसके बाद अपन आज आगे पढ़ते हैं। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। लेखक बता रहे हैं कि जब यह घटना हुई तो उस समय उनके मामा उसके घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी और उन्होंने उनकी मरहम पट्टी यानी गुड़िया की जो लड़की थी उसकी करी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अब उसको विचार आया कि यार ये जो चूड़ी थी कांच की थी, जबकि वो क्या कहता था, वो यही तो कहता था बार बार कि कांच की चूड़ी सही नहीं होती है, लाख की चूड़ी ही पहननी चाहिए। तो जब ये घटना हुई उस बच्ची के साथ तो उस लेखक को, हमारे लेखक को ये समझ में आई, ये याद आ गया कि बदलू जो था वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था और जब मैं छोटा यहाँ आता था तो मैं दिन भर उसके यहाँ बैठा रहता था। तो तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि मैं उससे मिल आऊँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। वहीं जहाँ पर पहले था वहीं पर एक नीम का जो पेड़ था उसके नीचे खाट पर लेटा था। मैं गए फिर लेखक जी उसके पास, है ना। फिर क्या हुआ? नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते बदलू काका, लेखक ने बदलू से नमस्ते किया। नमस्ते भैया, बदलू ने रिप्लाई दिया, जवाब दिया, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि वो छोटा था, बड़ा हो गया तो भूल गए थे बदलू काका उसे, और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, लेखक ने कहा, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय उनको बताया। जैसे कभी कोई भूल जाते तो अपन बताते हैं ना, मैं वो हूँ, मैं उनका लड़का हूँ, या मैं आपके पास जब आता था, या मैं आपके पढ़ने आता था, ऐसे अपन परिचय देते ना बाद में। तो ऐसे ही उन्होंने भी अपना परिचय दिया। अगला, बदलू फिर भी चुप रहा। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। जैसे कभी कोई अपन को बताता है फिर भी कई बार याद नहीं आता है, तो अपन विचार करते हैं ना कि यार ये कभी कोई आया था क्या मिलने, कभी कोई ऐसा व्यक्ति था क्या। तो वो चुप हो जाते हैं थोड़ी देर तक। तो जैसे कोई आता है, अपने पास भी फ़ोन आता है, हेलो भैया क्या हाल है, अपन कहते हैं कौन है यार, नहीं पहचाना यार, मैं रामू हूँ। तो अपन सोचते हैं ना, रामू कौन, रामू कौन, तो अपन विचार करते हैं कि कौन सा रामू है। तो ऐसे जब बदलू को हमारे कवि ने अपना परिचय दिया तो भी वो थोड़ी देर चुप रहे, मानो वो अपने स्मृति पटल पर यानी अपने मस्तिष्क पर अतीत के यानी पुराने चित्र उतार रहे हो। तब वह एकदम बोल पड़े और फिर अचानक से एकदम बोल पड़े, आओ आओ लला बैठो। और उनको फिर वो पुरानी बातें याद आ गई। उन्होंने कहा आओ आओ लला बैठो। और कवि को, जो हमारे कवि थे, उनको बदलू काका पहले क्या बुलाते थे, लला ही बुलाते थे ना, लला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए हो। फिर हमारे कवि साहब कहते हैं, हाँ इधर आना ही नहीं हो सका काका। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया और बैठते बैठते वो भी उनके पास जाने बैठने लगा और उत्तर दिया कि हाँ इधर तो आना ही नहीं हुआ। कुछ देर फिर शांति रही, फिर थोड़ी सी देर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर ना आई और न भट्टी। जब लेखक ने इधर उधर देखा तो ना तो उनको वो मचिया आई जिस पे वो बैठते थे दोनों, और न वो भट्टी नजर आई। फिर उन्होंने पूछा, आजकल काम नहीं करते क्या काका? मैंने पूछा, आजकल काम नहीं करते, यानी लेखक ने उनसे पूछा कि आजकल क्या काम नहीं करते काका? नहीं लला, बदलू ने जवाब दिया हमारे लेखक को कि नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब उन्होंने जवाब दिया कि काम तो कई सालों से मैंने बंद कर दिया, मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, मतलब अब मेरी चूड़ियाँ नहीं बिकती है, क्योंकि अब तो नया फैशन आ गया था, कांच की चूड़ियाँ बिकती थी। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। अब गांव-गांव में लोग कांच की चूड़ियों का प्रचार करने लग गए। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है, यह मशीन युग है ना लला,
तो फिर काका ने बताया कि आजकल मशीन होगी, आप भी जानते हैं पहले सारे सामान हाथ से बनते थे लेकिन अब सब मशीनों से बनते हैं। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। पहले तो आप जानते हैं ना बैलों के द्वारा खेतों को जोता जाता था, लेकिन आजकल ट्रैक्टर आ गए हैं और नई कई प्रकार की मशीनें आ गई हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। और जो चीज़ मशीन से बनती है और हाथ से बनती है उसमें तो फ़र्क होना स्वाभाविक है। मशीन से बनी जैसे रेडीमेड कपड़े और सिलाई किए हुए कपड़ों में अंतर होता है, तो रेडीमेड कपड़ों की फिनिशिंग सिलाई किए हुए कपड़ों से ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ जो मशीन से बनती है वो अच्छी है। तो वो कांच की चूड़ियाँ मशीनों से बनती थी तो उनकी फिनिशिंग यानी उनकी चमक और उनका रूप रंग लाख की चूड़ियों से बड़ा बेहतर रहता था। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है। फिर वो बता रहे हैं कि भले ही लाख की चूड़ियों से अच्छी कांच की चूड़ियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, फिर कवि ने कहा कि बदलू काका, लेकिन कांच बड़ा बहुत खतरनाक होता है और जल्दी भी तो टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लला, बदलू ने जवाब दिया, नाजुक तो फिर होता ही है लला, क्योंकि कवि को लला कहते थे। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। उनको फिर खांसी आ गई बदलू काका को और बहुत देर तक उन्होंने खांसते रहे। मुझे लगा उन्हें दमा है। कवि को क्या लगा कि उन्हें दमा है। दमा एक प्रकार की बीमारी होती है, जो ज़्यादा खांसते हैं ना तो उनको दमा की बीमारी होती है। अस्वस्थता के साथ साथ उनका शरीर ढल चुका था। पहले वो हट्टे कट्टे थे, लेकिन हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर ढलने लगता है। उनके हाथ पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जो वृद्ध हो जाते हैं उनके बाद वो नसें अपने दिखाई देने लगती है। जैसे जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। मैं मन में ही सोच रहा था, यानी हमारे कवि ये सारी बातें मन में सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने समझ लिया। अब कैसे समझ लिया? जैसे अपन कई बार करते हैं ना, खांसते हैं तो सामने वाला ही मुंह पे हाथ रख लेता है या थोड़ा सा मुंह बना लेता है, तो अपन समझ जाते हैं ना कि यार ये अपन से डर रहा है, तो फिर अपन कपड़ा लगने लग जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही उन्होंने भी भांप लिया, क्योंकि अनुभवी तो थे ही सही। तो उन्होंने कहा कि मुझे दमा नहीं है। बदलू काका ने हमारे कवि से क्या कहा कि हमें दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है, फसली खांसी है। यही महीनों 2 महीनों से आ रही है। फसली खांसी मतलब अभी होने वाली खांसी, जो एक समय तक होती है उसके बाद हट जाती है, ठीक है। तो यह फसली खांसी है, यही 1-2 महीने से आ रही है, अब 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। अच्छा, इसको फसली खांसी क्यों बोलते हैं? जैसे फसल आती है 2-3 महीने में, फिर कट जाती है, तो ये खांसी 1-2 महीने रहती है, फिर वो ठीक हो जाती है। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं चुप हो गया और मुझे लगा कि इनके अंदर कोई व्यथा यानी दुख है या कोई ऐसी बात है जिससे अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। मैं देर तक सोचता रहा, हमारे कवि कह रहे हैं कि मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर कभी सोच रहे थे मन में कि ये जो मशीन का युग आ गया है, पहले के ज़माने के जो लोग हैं उन तो बेरोजगार हो गए, क्योंकि उनके तो रोजगार छिन गया, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको बहुत अंदर ही अंदर दुख हुआ और फिर कुछ देर वो शांत रहे। वो जो शांत थे उनको शांति अच्छी नहीं लग रही थी। आम की फसल अब कैसी है काका? फिर कवि ने बोला, क्योंकि आपको पता है ना, जब कवि छोटे थे और बदलू काका के आते थे तो गोलियों के साथ साथ आम भी खाते थे। तो आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। फिर क्या करा कि कवि ने अपनी बात को चेंज करते हुए पूछा, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने कहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। बदलू काका ने कहा बहुत अच्छी है और फिर अंदर से अपनी बेटी को बुलाया।
अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आओ, क्योंकि उसको हमारे कवि को आम बहुत पसंद थे और ये बात बदलू काका जानते थे, इसीलिए 2-3 आम तो वो हमेशा उनको खिलाई देते थे। इसलिए उनने अंदर से अपनी बेटी को आवाज़ दी कि अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना तो भूल ही गया था। बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि लला मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। फिर हमारे कवि ने क्या कहा, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं, बहुत खाए, वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो काका ने कहा, वाह वाह, तुमने आम तो बहुत खाए, लेकिन मैं तुम्हें बिना आम खाए नहीं जाने दूंगा। मैं चुप हो गया।